नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है राजसमंद, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। संजय को विदेश जाना था। जाने के लिए वो घर से निकला भी था, लेकिन विदेश जाने के बजाय उसका शव नदी में तैरते दिखा। तो क्या संजय के साथ ये सब उसके अपनों ने ही किया था? रात्रि गश्त के बाद राजनगर थाने के इंचार्ज राजेश कदम सुबह 5 बजे अपने साथियों के साथ गपशप कर रहे थे। चलो, आज की रात तो ठीक ठाक कट गई, अब घर जाकर थोड़ा आराम करेंगे, राजेश कदम इत्मीनान की सांस लेते हुए कह रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी थाने में घुसा और राजेश कदम के पास आकर बोला, साहब, उधर नदी के किनारे एक शव पड़ा है, शायद कोई पुल से गिर गया है। लो, यहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा और लोग डूबकर पानी गंदा कर रहे हैं। सहयोगी फिर मजाक करते हुए बोला। उस व्यक्ति ने आगे बताया, मैं रोज की तरह आज भी उधर मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। तभी मुझे नदी पर बनी पुलिया के नीचे शव दिखाई दिया और मैं आपको सूचना देने चला आया। चलो मौके का मुआयना करते हैं, राजेश ने अपनी टीम को निर्देश दिया। थोड़ी देर में पुलिस टीम उस व्यक्ति के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई। मृतक की उम्र लगभग 35-36 साल थी। उसके कपड़ों से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी जेब से कोई पर्स या मोबाइल या फिर कोई ऐसी चीज जिससे उसकी पहचान हो पाती, पुलिस को बरामद नहीं हो पाई। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद मृतक के कई एंगल से फोटोग्राफ लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अक्सर शव को तल से ऊपर आने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है, मतलब वो आदमी रात के 11 बजे गिरा होगा पानी में। गर्मियों में प्राय इतने समय तक लोग ठंडी जगहों पर नहीं घूमते, मतलब किसी ने उसे डूबते हुए नहीं देखा होगा। राजेश कदम आश्चर्य से बोले, शायद इसने सब कुछ सेट करने के बाद छलांग लगाई होगी। साथी सुरेश ने कहा, जेब में मोबाइल पर्स भी नहीं था, मतलब आसपास का ही रहने वाला होना चाहिए। राजेश ने संभावना व्यक्त की, जरूर ऐसा संभव है, सुरेश बोला। इस बीच 3 दिन बीत गए। सुरेश 2 दिन हो गए नदी से मिली उस शव के बारे में पता चला। इंस्पेक्टर राजेश ने ऑफिस में प्रवेश करते हुए अपने सहायक से पूछा, सर, काफी कोशिशों के बाद भी उस आदमी का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। आसपास के थाना क्षेत्रों में भी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, सुरेश ने उत्तर दिया। आसपास के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में भी इंक्वायरी कर लो, शायद कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर राजेश ने निर्देश दिया। सर, इन जगहों पर भी इंक्वायरी की जा चुकी है, पर कहीं भी ऐसा कोई आदमी नहीं ठहरा है, सुरेश ने आगे बताया। चलो ठीक है, समय ही बताएगा कि ये शख्स कौन है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? राजेश ने जिज्ञासा से पूछा। सुरेश ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट राजेश कदम के सामने रखते हुए कहा, सर, रिपोर्ट के मुताबिक मौत पानी में डूबने के कारण दम घुटने से हुई है। सुरेश, तुमने ये रिपोर्ट ठीक से नहीं पढ़ी है। कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले रिपोर्ट को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। इंस्पेक्टर राजेश कदम ने नाराजगी जाहिर की। सर, क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? सुरेश सहमा सा बोला। रिपोर्ट में साफ लिखा है, मौत 18 से 24 घंटे पहले पानी में दम घुटने की वजह से हुई है। दूसरा, मृतक के दाहिने हाथ की कलाई के ऊपर की हड्डी के बारे में लिखा है, फाउंड बैडली डैमेज, मतलब ये हत्या है। राजेश कदम अपने निष्कर्ष के साथ बोले, ये भी तो हो सकता है ऊपर से कूदने की वजह से पानी की चोट से हाथ की हड्डी टूट गई हो। सुरेश ने अपना शक जाहिर किया। उस स्थिति में हड्डी लीनियर अरेंजमेंट में ब्रेक होती है, जिसे फ्रैक्चर कहा जाता है। बैडली डैमेज का मतलब होता है कि हड्डी का कई टुकड़ों में टूटना। इंस्पेक्टर राजेश ने विस्तार से समझाया, मतलब मारने से पहले मृतक पर किसी ऐसी चीज से वार किया गया था जिससे हड्डी तो टूट गई पर खून नहीं निकला। फिर उसे नदी में फेंक दिया गया ताकि वो तैर ना सके और डूबकर मर जाए। सुरेश ने अपने शक की थ्योरी जाहिर की। शायद, राजेश ने बिना उत्साह दिखाए ठंडेपन से कहा, लेकिन ये आदमी इस नदी में डूबने से नहीं मरा। राजेश ने फिर अपना शक जाहिर किया। वो कैसे सर? सुरेश ने हैरानी से पूछा। वो ऐसे कि शव हमें सुबह 6 बजे के करीब मिला और पोस्टमार्टम उसके 4 घंटे बाद हुआ, मतलब 10 बजे, और मौत हुई उसके 18 से 24 घंटे पहले, यानी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। मालूम है ना, इसी समय के बीच पुल पर हैवी ट्रैफिक रहता है। इंस्पेक्टर कदम ने अपनी बात जारी रखी। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी भीड़ में से भी किसी ने भी उसे कूदते हुए या फिर गिरते हुए नहीं देखा। दूसरे, उस आदमी की जेब से पर्स, मोबाइल या कम से कम रुमाल जैसी बेसिक चीजें तो मिलनी ही चाहिए थी, मतलब हत्या लूट के लिए की गई है, सुरेश ने पूछा। शायद सही वजह तो हत्यारा ही बता सकता है, राजेश कदम बोले।
तो फिर आप बताइए अब क्या किया जाए? सुरेश ने प्रश्न किया। न्यूज़पेपर में फोटो देकर विज्ञापन दिया जाए, शायद कोई इस शख्स को पहचानने वाला मिल जाए, राजेश ने निर्देश दिया। राइट सर, कहते हुए सुरेश ऑफिस के बाहर निकल गया। 2 दिन बाद राजेश के ऑफिस में प्रवेश करते हुए सुरेश ने कहा, सर आज के न्यूज़पेपर में उस शव का विज्ञापन छपवा दिया गया है। गुड, शायद अब कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर कदम ने उम्मीद जताई। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि एक सिपाही ने आकर सूचना दी, सर अमलतास हाउसिंग सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड आपसे मिलना चाहता है। उसका कहना है कि वो अखबार में छपे फोटो को पहचानता है। अच्छा, अमलतास हाउसिंग सोसाइटी तो पुलिस स्टेशन के पास ही है, भेजो उसको, राजेश कदम ने आदेश दिया। सर मेरा नाम सुमेर सिंह और मैं अमलतास हाउसिंग सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं मरे हुए इन साहब को जानता हूँ। इनका नाम संजय देव है और ये सोसाइटी के 6 फ्लोर पर 5वें फ्लैट में रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। ये आदमी क्या करता था और इसकी फैमिली में और कौन कौन है? सुरेश ने सवाल किया। सर इनका विदेश में कोई बिजनेस है, महीने 2 महीने में 8-10 दिनों के लिए इंडिया आते हैं। पिछले 5 सालों की मेहनत के बाद अब वहाँ इनके बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली है, इसलिए कुछ समय के बाद अपने परिवार के साथ वो शिफ्ट हो जाना चाहते थे। परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी है, सुमेर ने बताया। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? सुरेश ने अगला सवाल किया। मैडम को सिगरेट सख्त नापसंद है, इसलिए सर अक्सर खाना खाने के बाद और सुबह वॉक के पहले सिगरेट पीने के लिए सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाया करते थे। बातों ही बातों में उन्होंने ये सब जानकारी मुझे दी थी। वो 150 रुपए की बख्शीश भी दिया करते थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि संजय सर 7 दिन पहले विदेश जाने के लिए सुबह 6 बजे टैक्सी से निकले थे। उन्होंने मुझे 100 रुपए भी दिए थे, फिर अचानक डूब कैसे गए? सुमेर सिंह आश्चर्य से बोला। क्या मैडम भी उन्हें छोड़ने के लिए गई थी? सुरेश ने पूछा। नहीं, सुबह 6:30 बजे मैडम जिम जाती है, शायद इसी वजह से नहीं गई। संजय सर के जाने के कुछ देर बाद ही मैडम स्कूटी से जिम चली गई थी, सुमेर सिंह ने बताया। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये संजय देव है? राजेश कदम ने फोटो की ओर इशारा करके पूछा। वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। 100% सर, बल्कि उससे भी अधिक। साहब ने जाते समय यही कपड़े पहने थे जो फोटो में है, सुमेर सिंह पूरे विश्वास के साथ बोला। मतलब अब मैडम से बात करनी होगी। सुमेर सिंह हमारे साथ चलो, तुम्हारी मैडम से मुलाकात करते हैं, इंस्पेक्टर राजेश कदम पुलिसिया अंदाज में बोले। राजेश कदम अपनी टीम के साथ सुमेर सिंह के साथ बताए गए पते पर जा पहुंचे। फ्लैट की घंटी बजाने पर एक महिला ने दरवाजा खोला। मेरा नाम राजेश कदम है और मैं राजनगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ। क्या मैं संजय देव की पत्नी से मिल सकता हूँ? राजेश कदम ने अपना परिचय देते हुए आने का मकसद जाहिर किया। जी मैं ही संजय की वाइफ सीमा हूँ, महिला ने जवाब देते हुए कहा। आ जाइए अंदर। क्या संजय घर पर है? राजेश ने पूछा। जी नहीं, संजय अक्सर अपने काम के सिलसिले में विदेश जाते रहते हैं, अभी 7 दिन पहले ही गए हैं, महिला ने जवाब दिया। वो जहाँ जाने वाले थे क्या वहाँ पहुँच गए? आपकी उनसे बात हुई? राजेश ने अगला सवाल किया। जी हाँ, संजय जहाँ जाने वाले थे कुशलता से वहाँ पहुँच गए हैं। कुछ टेक्निकल वजह से उनकी वहाँ की लोकल सिम इनएक्टिव हो गई है, इसलिए इंडियन नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू रोजाना बात हो रही है। ये देखिए, कहते हुए सीमा ने अपना मोबाइल राजेश कदम के सामने रख दिया। जिस नंबर से व्हाट्सएप पर बातें हुई थी वो नंबर डियर हब्बी के नाम से सेव था। राजेश कदम उस कन्वर्सेशन को चेक कर ही रहा था कि सीमा बोल पड़ी। ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें हैं, आप ना ही पढ़े तो ही बेहतर होगा। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के बीच की बातें नहीं पढ़ूंगा। मैं तो लास्ट चैट का समय देख रहा था जो आपका ही है। चैट पढ़ने का काम तो हमारी ये लेडी कांस्टेबल मधु करेगी। कहते हुए राजेश ने मोबाइल मधु की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मिस मधु, इस नंबर पर घंटी दे और कोई फोन उठाए तो उससे बात करिए। यस सर, कहते हुए मधु ने फोन ले लिया और नंबर डायल करने लगी। 1-2 रिंग जाने के बाद उधर से किसी ने फोन उठा लिया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो, यहाँ पर पुलिस आ गई है, मधु ने घबराई हुई आवाज का अभिनय करते हुए कहा। देखो, उन्हें कुछ मत बताना, तुम अपने बयानों पर कायम रहोगी तो कुछ समय बाद वो लोग लौट जाएंगे, फिर हम अपनी अगली रूपरेखा तैयार करेंगे। उधर से आवाज आई। राजेश ने मधु को कुछ इशारा किया जिसे मधु समझ गई। अभी तो मैंने व्हाट्सएप की चैट दिखाकर उन्हें टरका दिया है, तुम जल्दी से फ्लैट पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मधु ने अपना अभिनय जारी रखते हुए कहा। ठीक है, मैं आता हूँ, उधर से आवाज आई। अब तो बता दो सीमा, ये डियर हब्बी कौन है और कौन से देश से उड़कर आ रहे हैं? ये आप नहीं बताएंगी तो हमारे साथ
समझावन सिंह जी भी है। राजेश मधु की हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये समझावन सिंह अच्छे अच्छे अपराधियों को समझा देते हैं। सीमा समझ चुकी थी कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। वो रोते हुए बोली, ये जिम इंस्ट्रक्टर राजन है, हमारी रिलेशनशिप कॉलेज के जमाने से है। कुछ ही देर में राजन भी फ्लैट पर आ गया। दरवाजा खुलते ही सीमा को पुलिस पार्टी से घिरा देखकर वो समझ गया कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। देखो राजन, सीमा तो हमें सब कुछ बता चुकी है, अब तुम अपने मुंह से पूरा घटनाक्रम बताओ। इंस्पेक्टर राजेश कदम ने राजन को डांटते हुए कहा, सर उस दिन संजय के एयरपोर्ट जाने के बाद सीमा जिम पर आई। चूंकि हम लगभग 2 हफ्ते से मिले नहीं थे, इसलिए लगभग 9 बजे सीमा के फ्लैट पर आ गए। उधर कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते संजय की फ्लाइट 24 घंटे के लिए डिले हो गई। एयरलाइंस ने सभी पैसेंजर के रुकने की व्यवस्था एक होटल में की थी, परंतु संजय होटल में ना रुककर सीमा को सरप्राइज देने के लिए बिना सूचना के घर चला आया। उसे लो बीपी की प्रॉब्लम थी, शायद इसीलिए मुझे अपने बेडरूम में देखकर उसे चक्कर आ गया और वो निढाल होकर गिर गया। होश में आने पर संजय क्या करेगा ये तो निश्चित नहीं था, परंतु इतना तो निश्चित था कि संजय सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा जो उसने सीमा के नाम से कर रखी है और जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मैंने उसे मारने का प्रस्ताव रखा, किंतु हमारे पास कोई हथियार नहीं था। शहर में पानी की कमी होने की वजह से सीमा बाथरूम में काफी मात्रा में पानी इकट्ठा करके रखती थी। उन्हीं में से एक 1.5 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा टब भी था। मैं तुरंत निढाल संजय को घसीटकर उस बाथरूम में ले गया और उसका मुंह पानी में डुबो दिया। मुंह पर पानी लगते ही संजय को होश आ गया और वो बचने के लिए हाथ पैर फेंकने लगा। तब सीमा उसे कंट्रोल करने के नजरिए से उसके दोनों पैरों पर बैठ गई। मैंने भी अपने पैरों से उसके एक हाथ और अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। लगभग 10 मिनट के संघर्ष के बाद संजय शांत हो गया। उसकी पहचान छुपाने के नजरिए से हमने उसका मोबाइल, पर्स और दूसरा सामान निकाल लिया। क्योंकि हमने उसे पानी में डुबोकर मारा था, इसलिए सबसे आसान यही था कि हम उसे नदी में डुबो दें, ताकि पुलिस को हम इस हत्या के मामले से भटका सके। हम सोच रहे थे कि शव 6 से 8 घंटों में ऊपर आएगा। तब तक या तो मछलियां शव का चेहरा बिगाड़ चुकी होंगी या शव इतना गल चुका होगा कि उसे पहचान पाना मुश्किल होगा। इसलिए रात के लगभग 2 बजे हमने संजय की ही कार से उसकी लाश को पुल पर से नदी में गिरा दिया था। पता नहीं कैसे उसकी लाश इतनी जल्दी ऊपर आ गई। राजन पूरी घटना का खुलासा करते हुए हैरानी से बोला, वो हम बताते हैं। राजेश कदम बोले, जब तुमने संजय को पानी में डुबोकर मारा था तो उसकी सांसें अंदर ही अटकी रह गई। सारी हवा उसके फेफड़ों में भर गई और इसी वजह से उसके फेफड़ों ने हवा के एक गुब्बारे या बुलबुले का रूप ले लिया था। गर्मी का मौसम होने की वजह से मरने के बाद उसके शरीर के इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी डिकम्पोज होने लगे और इससे कुछ गैस बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भर गई। यही वजह रही कि संजय की लाश बुलबुले के रूप में जल्दी ही सतह पर आ गई। पर सर एक बात समझ में नहीं आई, हाथ की हड्डी का चूरा कैसे हुआ? सुरेश ने आश्चर्य से राजेश की तरफ देखकर पूछा। भाई राजन, तुम ही इस रहस्य से पर्दा उठाओ, मैं तो वहां नहीं था। राजेश ने राजन की तरफ देखते हुए कहा, जब मैंने एक हाथ को अपने पैरों से दबा लिया तो संजय बचने के लिए तेजी से दूसरा हाथ चलाने लगा। उसका हाथ वहीं पे लगे लोहे के पाइप से पूरी ताकत के साथ बार बार टकराने की वजह से उसकी हाथ की हड्डी टूटकर चूरा हो गई। अगर हड्डी नहीं टूटती तो शायद हम लोग पकड़ में नहीं आते। राजन अपने अपराध भाव को दबाते हुए बोला। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद में पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। बहरहाल दोनों अभी जेल में ही है और उनकी जमानत नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।